हाय फ्रेंड्स, चैप्टर 8 सॉफ्टवेयर इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिया था, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना हो। जैसे फेसबुक एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है, जिसमें आप अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं। व्हाट्सअप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है। अमेजॉन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है। या बहुत सारा जो भी है, जैसे आप कॉलिंग करते हो या मैसेज भेजते हो या गैलरी है, तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो बनता है उस तरह का सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जैसे MS वर्ड, वहाँ पे आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, रिज्यूमे बना सकते हो। MS एक्सेल, यहाँ पर आप कुछ चार्ट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, पावर पॉइंट, यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये सब सॉफ्टवेयर जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे पेंट, वहाँ पर आप पेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, किसी विशेष कार्य के लिए जो बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में MS ऑफिस में आपको पता होगा, ये एक पैकेज होता है सॉफ्टवेयर जिसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा चीज होता है MS ऑफिस में। सबके MS एक्सेस भी होता है, तो सबको मिला के MS ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वहां पर आप कोई चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जितना भी होता है वहां पर आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे MS वर्ड, नोटपैड, आप लिख सकते हैं कुछ भी, रिज्यूमे अपना बना सकते हैं, या फिर आप लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, पूरा पूरा बुक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसी को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो रो और कॉलम में रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह का रहता है। आप देखो, यहाँ पर देखो, इस तरह का उसमें बना रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी चार्ट वगैरह बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, उसका कितना मार्क्स आया, कितना रोल नंबर आया, रिपोर्ट कार्ड में जैसा रहता है उस तरह का स्प्रेडशीट रहता है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे आपको, ठीक है, जैसे आप पेंट में भी आप फोटो चाहे तो एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप गौर करो, एकदम आसान है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, समझना है। स्पेशल मतलब जो वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए हो, उसको सब जनरल आदमी नहीं यूज करता। जैसे फेसबुक सभी को यूज कर रहा है तो ये जनरल है। MS ऑफिस सभी को यूज कर रहा है, ये जनरल है। बाय द वे कि मेरा VLC प्लेयर, ठीक है, या आप म्यूजिक बजाते हो, तो वो सब जनरल है। लेकिन रेलवे का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जनरली उसको कौन यूज करता है, रेलवे का स्टाफ, या आप यूज करते हो जब आपको टिकट काटना है, तो वो स्पेसिफिक है। बैंक का सॉफ्टवेयर वो सिर्फ बैंक का स्टाफ करता है। तो उस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब स्पेशल है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है लेकिन स्पेशल है, मतलब कोई पर्टिकुलर आदमी ही उसको करता है, सभी लोग नहीं करते हैं। जैसे रेलवे का रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो, एरोप्लेन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ऑब्वियस है ना, एरोप्लेन कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो होंगे उसको कौन यूज करेगा, एरोप्लेन। ठीक है, इससे रिलेटेड लोग ये पायलट वगैरह यूज करेंगे। अब एक होता है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जनरल है, जो सभी के लिए, पूरा विश्व, हर कोई उसको यूज कर सकता है। जैसे गेम हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, VLC मीडिया हो गया। ठीक है, और भी आपका गैलरी में है, आप गाना प्ले करते हो, वीडियो प्ले करते हो, जो जनरल पर्पस होता है। तो जनरल पर्पस जैसे MS ऑफिस हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया, जहां पर आप कुछ भी चीज लिख सकते हो उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर टेक्स्ट, आप यहाँ लेटर लिख सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो, बुक वगैरह लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल में है वर्ड पैड, तो वर्ड पैड आपका लैपटॉप में होता है, वर्ड पैड, जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सर्च में आप क्लिक करोगे वर्ड पैड तो वर्ड पैड आपको खुल जाएगा। MS वर्ड, ठीक है, लैपटॉप में ही आपको MS वर्ड भी होता है। ठीक है, वर्ड स्टार, वर्ड स्टार भी होता है कुछ लिखने के लिए, और पेज मेकर ये भी होता है कुछ लिखने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस होता है MS वर्ड होता है और वर्ड पैड होता है। ठीक है, जनरली सबसे ज्यादा फेमस MS वर्ड है और वर्ड पैड है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, जब ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो लैपटॉप से मैं आप सबको, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है वहां तक का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रो और कॉलम में बना रहता है, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का रहता है।
आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 लिख सकते हो, लड़का का नाम लिख सकते हो, रोल नंबर, उसका मार्क्स लिख सकते हो। इस तरह का कोई भी चार्ट आप तैयार कर सकते हो, स्प्रेडशीट रहता है इसमें। जैसे इसका एग्जांपल है MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल कैसा है, तो वर्ड शीट। इसमें रो कॉलम रहता है, इसमें आप न्यूमेरिकल डाटा कर सकते हो, जैसे आप कुछ भी लिख दिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, स्टैटिक्स ग्राफ वगैरह बना सकते हो, चार्ट वगैरह बना सकते हो यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। अब डाटाबेस सॉफ्टवेयर, अब आप देखो डाटाबेस किसको कहा जाता है। आपके पास कंपनी में जितना भी डाटा है वो कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर होता है। जैसे बाय द वे रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस का जियो कंपनी है, जियो का लगभग अभी मैं मान लेता हूं कि 50 करोड़ यूजर है, तो 50 करोड़ यूजर का कहीं ना कहीं उसके पास डाटा है, मतलब नाम है, सबका एड्रेस है, सब कुछ, क्योंकि उसने तो आधार कार्ड ले रखा है। तो वो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। तो वो जो डाटा को स्टोर रहता है और जो मैनेज करता है जो सॉफ्टवेयर, उसी को बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये पूरा सिस्टम को बोलते हैं, और जो सॉफ्टवेयर इसको यूज करता है उसको बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे आप एग्जांपल में आप कर सकते हो SQL एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक और दे देता हूं, जैसे बाय द वे की कोई कंपनी है, ठीक है। आपका स्कूल में आपका डाटाबेस एक रहता है, उस डाटाबेस में जितना स्टूडेंट है उसका पूरा इंफॉर्मेशन, जितना टीचर है उसका पूरा इंफॉर्मेशन, कितना बिलिंग्स हुआ उसका पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे बाय द वे की कोई स्कूल है, अगर वो टोटल चीज अपना लैपटॉप पे कंप्यूटर पे रखा तो क्या क्या होगा, तो उसका पूरा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन होगा, टीचर का टोटल इंफॉर्मेशन होगा, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, इसका इंफॉर्मेशन होगा। तो टोटल जो डाटा जहां पर रहता है उसी को बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर जो उस डाटा को मैनेज करता है उसको बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो सबसे फेमस है वो कौन कौन है, तो MySQL है, SQL, ठीक है, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है SQL। उसके बाद ओरेकल है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करता है। डाटाबेस मतलब जो आपका डाटा है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी के पास बहुत सारा डाटा है, सॉफ्टवेयर बना रहा उसका डाटा है, ठीक है। या कोई भी कंपनी उसके पास बहुत सारा डाटा रहता है, तो जिसे उसी को जो पूरा मैनेज करता है उसको बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अगर आप बाय द वे मीटिंग में हो, ठीक है, 10 आदमी को आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, पिक्चर दिखा दिखा के आपको, जैसे बाय द वे की क्या करना है कि मुझे प्रेजेंट करना है। जिससे बाय द वे मैं क्लास में चला गया, अब मुझे गरीबी के बारे में बताना है तो मैं पावर पॉइंट का यूज कर सकता हूँ। एक स्लाइड आ जाएगा गरीबी के बारे में, फिर मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। फिर स्लाइड चेंज हो जाएगा, दूसरा स्लाइड आ जाएगा, फिर उसको समझाऊंगा, फिर स्लाइड चेंज होगा, कुछ वीडियो भी आ सकता है। तो ये सब जो प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, ये जनरली कंपनी वगैरह में भी किया जाता है। जैसे आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, जो हाई लेवल जहां पर मीटिंग चलता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन दिया जाता है पहले क्लाइंट के सामने कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ऐसा रहेगा, इसमें इतना आमदनी है, इतना खर्च है, ठीक है, सब कुछ का डिटेल। तो आप एक प्रेजेंटेशन देते हो, प्रेजेंटेशन कहीं भी दे सकते हो, क्लाइंट के सामने दे सकते हो, आप अपने फ्रेंड के बीच में दे सकते हो, स्टूडेंट टीचर के बीच प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब बोर्ड पे ऐसा दिखता है, ठीक है, एक स्लाइड बना रहता है और ऐसे ऐसे पास होते जाता है और उसमें स्लाइड चेंज होते जाता है। अब यहाँ पर वीडियो भी चलता है तो उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जनरली वो MS, ठीक है, जो मेरा पावर पॉइंट है उसमें प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, उस तरह का सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपका बिजनेस है उसमें अकाउंटिंग का काम है, जैसे कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, टोटल का डिटेल, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे टैली वगैरह का आजकल बहुत यूज होता है बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद है DTP, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब ये होता क्या है, तो कंप्यूटर के थ्रू आप जो डिजाइन बनाते हो, जिसके थ्रू, ठीक है, आप जैसे डिजाइन, आप कंप्यूटर में डिजाइन बना के आप क्या किया, आपको फ्लैक्स बनाना, तो आप एक डिजाइन बनाए, फ्लैक्स का कॉपी निकाल लिए, तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। या जैसे फ्लैक्स कोचिंग वगैरह का पूरा फ्लैक्स होता है ना, जहां पर उसका प्रचार वगैरह रहता है, जैसे बाय द ABC कोचिंग पूरा लिखा रहता है, वो फ्लैक्स होता है। या तो आपको शादी का कार्ड वगैरह बनाना, तो कंप्यूटर पर जो पूरा डिजाइन होता है फिर निकलता है, उसको भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह कुछ आप डिजाइन में कर रहे हो, वो भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल है कोई को सॉफ्टवेयर का, जैसे आपको है पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, बहुत कोई यूज किए होंगे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, इससे आप बहुत अच्छा से डिजाइन बना सकते हो। तो ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जहां पर आप फोटो को एडिट कर सकते हो। आप देखते हो नॉर्मल फोटो आपने खींचा,
तो आप शादी का फोटो जब आपको मिलता है तो बहुत अच्छा दिखता है आपको, क्योंकि वो एडिट किया जाता है, ठीक है। जो जिसे आपको चेहरा पे बाय दो यहाँ पे कुछ काला है तो वो एडिट करके हटा दिया जाता है। आप थोड़ा सा सांवले हो तो आपको थोड़ा गोरा बना दिया जाता है, बाल वाल में थोड़ा डिजाइन वगैरह दे दिया जाता है। तो ये सब पूरा क्या होता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मतलब आपका ग्राफिक्स जो दिखता है वो चेंज करता है। तो इसका एग्जांपल है फोटो एडिटर, जैसे फोटोशॉप में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। देखते हो कि बहुत लड़का लोग क्या करते हैं कि कोई हीरोइन के बगल में अपना फोटो लगा लेते हैं, तो ये सब फोटोशॉप का कमाल है, ठीक है। उसके बाद होता है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो जनरली जो कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेनली आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज करके 3 डायमेंशनल, ठीक है, जिससे बिल्डिंग वगैरह आपको बनाना है तो उसका पूरा आर्किटेक्चर इसमें ड्रॉ किया जाता है कैड में। जैसे कैड, आप सिविल इंजीनियर को बुलाते हो, मुझे घर बनाना है, तो आप इंजीनियर को बुलाते हो कि हाँ भैया ऐसा करो कि घर का एक मेरा प्लॉट तैयार कर दो। तो इंजीनियर क्या करेगा, सिविल इंजीनियर कैड के थ्रू आपका पूरा एक 3 डायमेंशनल पूरा घर का पिक्चर बना के आपको दे देगा कि हाँ यहाँ हॉल होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा। या जैसे आप बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना रहे हो, तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, तो कैड का सहायता से, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कैड का यूज कौन करता है, या तो सिविल इंजीनियर यूज करेगा या आर्किटेक्ट यूज करेगा, ठीक है। तो आशा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमने आपको 3 सॉफ्टवेयर बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो मेनली सिक्योरिटी पर्पज से होता है हमारा, ठीक है। वो आपको कंप्यूटर को यूज करना आसान बना देता है। जैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को यूज करना आसान बना देता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्यों? इससे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपको वायरस लग गया तो आप एंटीवायरस है जो वायरस को खत्म करेगा, तो आपका कंप्यूटर को यूज करना आसान बना रहा है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजर, डाटा कंप्रेशन, ये सब जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, जैसे बैकअप क्या है कि आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, ठीक है, तो वो सब डाटा फिर से आप वापस ले लो, तो ये आपको क्या, ये कंप्यूटर चलाना आपको और आसान कर रहा है, ठीक है। एक एक करके मैं सबको देखता हूँ। ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एग्जांपल है। सबसे पहले डिस्क फॉर्मेटिंग। देखो, आप कभी भी कंप्यूटर में बहुत सारा हैंग कर रहा है, बार बार हैंग कर रहा है, वायरस लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप सीधा बोलते हो अरे यार सीधा कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट मतलब जितना भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा आपका कंप्यूटर नया हो जाएगा, क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो आपको हार्ड डिस्क होता है, जैसे आपने 500 GB का हार्ड डिस्क खरीदा है, 1000 GB का हार्ड डिस्क खरीदा है, ठीक है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन बन जाता है, मतलब उसमें अलग अलग पार्ट में वो बट जाता है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क का पार्टीशन हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर खोलते होगे तो देखोगे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, तो ये सब हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। तो ये कब होता है, जब आप डिस्क फॉर्मेटिंग करते हो। यहाँ डिस्क फॉर्मेटिंग मतलब हार्ड डिस्क को फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। दूसरा है डिस्क क्लीनअप। अब मोबाइल में भी देखोगे बहुत सारा फोटो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अचानक तो पूरा मोबाइल आपका हैंग करने लगा, तो आपको ऑप्शन देता है कि एक सॉफ्टवेयर है उसको आप रन करो, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज है, जंक वगैरह, उसको सब डिलीट कर देगा। तो ये होता है डिस्क क्लीनअप। अनावश्यक प्रोग्राम और डाटा जो बहुत दिन से आपका कंप्यूटर में यूज नहीं हो रहा, उसको वो हटा देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बैकअप प्रोग्राम। तो बैकअप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह होता है तो उसको आप एक जगह और सेव करके रखते हो। जैसे एग्जांपल, शादी का वीडियो है, शादी का वीडियो तो एक बार बनेगा, ठीक है, वो तो बार बार बन नहीं सकता है। तो देखते हुए वीडियोग्राफर लोग आपको पेन ड्राइव में भी देता है, साथ साथ एक CD या DVD में भी देता है, ताकि अगर पेन ड्राइव खराब हो जाए तो CD या DVD से हम लोग यूज कर सके। तो किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल का एक और जगह सेव करके रखना बैकअप कहलाता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने लैपटॉप में सेव करके रख लिया है, अब अचानक से हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, लैपटॉप का कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्रैश कर सकता है। तब उस केस में क्या, अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, अभी आप जनरल हो ना, अगर जैसे बाय द वे कंपनी का, तो एक डाटा उसका 10-10 करोड़ का डाटा रहता है। जैसे बाय द वे की कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है, उसका पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कोडिंग उसके अंदर है, अगर हार्ड डिस्क क्रैश कर गया तो उस कोडिंग का वैल्यू है 10 करोड़ 20 करोड़। तो वहां पर क्या किया जाता है कि बैकअप सॉफ्टवेयर से पूरा
कोडिंग बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, क्रैश करना मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी डाटा था उसको खींच के बाहर निकाल देना अगर वो खराब हो गया है तो ये सब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। एंटीवायरस, वायरस आपको पता है, वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो जनरली भेजा जाता है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। एक मालवेयर टाइप जैसा काम करता है, आपके कंप्यूटर का सिस्टम को खराब करता है, ठीक है। और एंटीवायरस जो होता है वो वायरस का उल्टा सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को खत्म करता है और आपका कंप्यूटर को सेफ्टी प्रदान करता है। नेक्स्ट है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। चलिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन में आपको समझाता हूँ। देखिए हार्ड डिस्क है, ठीक है, जितना भी डाटा स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। आपने क्या किया, एक फाइल कॉपी किया, एक फाइल डिलीट किया, फिर एक फाइल सेव किया, इस तरह से आप करते जा रहे हो। तो देखो आपने कॉपी किया, सेव कर दिया, फिर डिलीट किया, तो जहां डिलीट किया वहां पर तो स्पेस खाली हो गया। जैसे बाय द वे हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक फाइल सेव किया था, एक साल सेव किया, एक साल सेव किया, फिर इसको डिलीट कर दिया, फिर यहाँ सेव किया, यहाँ सेव किया, फिर इसको डिलीट कर दिया, तो क्या हो रहा है, ये कहीं कहीं खाली बच गया, कहीं कहीं भर गया, कहीं कहीं खाली बच गया। तो पूरा मेरा जो हार्ड डिस्क है वो अलग अलग टुकड़ा में बढ़ जाता है, पूरा एक सीक्वेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं खाली है, कहीं भर गया, कहीं खाली है, कहीं भर गया, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, ये हार्ड डिस्क अलग 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 टुकड़ा में बढ़ जाता है। तो हार्ड डिस्क से आप कोई भी डाटा लेना है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक एक करके जाएगा, देखेगा अरे यार यहाँ तक खाली है, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ खाली है। तो इसी चीज को बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। जब हार्ड डिस्क का कई फाइल सेव और डिलीट किया जाता है जिससे हार्ड डिस्क विभिन्न टुकड़ों में बंट जाता है और स्पीड कम हो जाता है, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये तो खराब है। अब क्या होता है ना, इसको सुधारने के लिए आपको डीफ्रैगमेंटेशन करना पड़ता है। इसका मतलब कि डीफ्रैगमेंटेशन का अगर आप सॉफ्टवेयर चलाओगे तो जो जो खाली जगह था उसको हटा देगा और एक सीक्वेंस में, एक अरेंज वे में फिर से आपका डाटा को सेव कर देगा। तो इससे क्या होगा कि कम आपका स्पेस भरेगा और आप बहुत जल्दी से डाटा रिट्रीव कर सकते हो, बहुत आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर जो फ्रैगमेंट्स को पहचानता है, मतलब बीच बीच में जो अलग अलग टुकड़ा में बट गया तो उसको पहचानता है और डिस्क स्पेस को रीअरेंज करता है, मतलब जो स्पेस था जो कहीं कहीं बच गया था, कहीं कहीं भर गया था, उसको एक रीअरेंज करेगा पूरा। इसे डीफ्रैगमेंटेशन कहते हैं, जिसके कारण आपका स्पीड बढ़ जाता है। अब फाइल मैनेजर, ठीक है, अगर फाइल मैनेजर आपके मोबाइल में होता है, अगर एक ही फोल्डर में बहुत सारा फाइल को एक जगह रखा जाता है उसको बोलते हैं फाइल मैनेजर। अब होता है डाटा या फाइल कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब उसका साइज को छोटा कर देना। जैसे एग्जांपल, आप फॉर्म भरते होगे तो आपको बोलता है कि फोटो जो आपका सिग्नेचर चाहिए वो 10 से 20 केबी के बीच में, लेकिन आपके पास सिग्नेचर 50 केबी में है, तो आप क्या करोगे, फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर से उसको छोटा कर दोगे तो साइज उसका छोटा हो जाएगा, फाइल का साइज छोटा हो जाएगा, आप अपलोड कर सकते हो। फोटो बोलता है कि आप 20 से 50 केबी के बीच आपका होना चाहिए, लेकिन आपने एचडी में खींचा है तो एकदम 500 केबी है, तो आप क्या करोगे, फाइल कंप्रेसर से उसको छोटा कर दोगे। अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। चलो, हमने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, ये जितना भी सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये जो पूरा बैक स्क्रीन पे मेरा जो चल रहा है वो मेरा है, ठीक है, वो है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमने आपको बोला कि मैं आपको MS वर्ड दिखाता हूँ। ये आप देखो, MS वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। अब आप देखो, बड़ा फॉन्ट में कर सकते हो। अब आपको अगर ये इसका रंग बिरंगा करना है, ठीक है, यहाँ पर आप करके ये कर लो, देखो ये लाल हो गया, ठीक है। और आपको अब ये सेंटर में लाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉन्ट चेंज करना है, आप ऐसे लिखना चाहते हो, देखो भी ऐसे लिखा जाएगा। तो ये वर्ड होता है, MS वर्ड होता है, ठीक है। आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया MS वर्ड। चलो नेक्स्ट हमने आपको बताया था वर्ड पैड। ये वर्ड पैड होता है, ठीक है। वर्ड पैड इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पर भी आप कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो ऐसे करके,
कुछ भी आप लिख सकते हो, वर्ड पैड है, ठीक है। यहाँ पर भी हम कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद होता है आपको वर्ड स्टार होता है और पेज मेकर है, ठीक है। ये हमारे लैपटॉप में नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने आपको बताया था स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक्सेल का हमने एग्जांपल दिया। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि स्प्रेडशीट कैसा होता है, ठीक है। ये स्प्रेडशीट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ राजेश, ठीक है, अमित, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से मैं कुछ भी ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा होता है एक्सेल सीट, इस तरह का होता है एक्सेल सीट, ठीक है, जिसमें ये रो है, ऐसा ऐसा रो है और ऐसा ऐसा कॉलम है, ठीक है। रो और कॉलम होता है। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल बना सकता हूँ, स्टैटिक्स कर सकता हूँ, चार्ट वगैरह बना सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा फंक्शन इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था प्रेजेंटेशन के लिए मेरा होता है पावर पॉइंट। अब देखो, ये इस तरह का इसका सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट का, MS पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो, जैसे मैं अभी ब्लैक, ठीक है, इस तरह का इसमें क्लिक है, यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। पेज सेव करूँगा, ये पेज बाय पेज आते जाएगा, एक पेज आएगा, दूसरा पेज आएगा, तीसरा पेज आएगा। यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया, फिर यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इस तरह मैं कुछ भी लिखे, पेज बाय पेज, यहाँ पर पेज 1 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 ऐसे करके पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। अब जैसे बाय द वे मैं ऐसे क्लिक करते जाऊँगा, अभी मैं पेज पूरा बना नहीं रहा हूँ, समय लग जाएगा, ठीक है। आप जैसे बाय द वे कहीं पर कुछ आप मीटिंग देना चाहते हो, कुछ के बारे में बताना चाहते हो, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करते जाओ और पेज बाय पेज बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन के लिए होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग के लिए टैली है, ठीक है। यहाँ पर देखो, हार्ड डिस्क जब डिस्क फॉर्मेट किया जाता है तो हार्ड डिस्क है ना, वो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वो मेरे मन पे, मैं E ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव जो है मैं चाहूँ तो आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से टूट जाता है, ठीक है, C D E F ड्राइव में टूट जाता है। देखो, जैसे एक मैं कंप्रेस के लिए बताया था, एक सॉफ्टवेयर है कंप्रेस JPG इमेज, ठीक है। यहाँ पर से मैं कोई भी फाइल यहाँ पर से अपलोड कर सकता हूँ। जैसे बाय द वे ये JPG फॉर्मेट में कौन सा है वो मुझे पहले देखना होगा, ओके। मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास इमेज है, ठीक है, यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया इमेज, अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, दूसरा इमेज देख लेता हूँ। बाय द ये मेरा इमेज है, यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर ये देखो, इसका यहाँ पर आपको साइज दिख रहा होगा 23.3 KB दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है। ये अगर इसमें अपलोड करेगा, अपलोड हो गया है। अगर मैं जैसे इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये क्या किया, जैसे मेरे फ़ोटो को कंप्रेस कर दिया, यहाँ पर आप देखो कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं अपना फ़ोटो ये कर लेता हूँ। अब इस यहाँ पर अगर मैं सेव कर लूँगा, Ctrl+S से मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे मैं सेव किया तो मेरा जो कंप्रेस हो चुका है, इसका मतलब उसका जो साइज है वो घट चुका है। जैसे अभी मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, अभी हमने डाउनलोड किया, आप यहाँ पर देखो, ओके, चलो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा है सॉफ्टवेयर पैकेज या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। देखिए, बहुत सारा सॉफ्टवेयर का कलेक्शन को सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर होगा, उसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल है MS ऑफिस। MS ऑफिस में मैं आपको बता दूं, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, ठीक है। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिला के MS ऑफिस कहा जाता है। फिर है रिटेल सॉफ्टवेयर।
तो वैसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री किया जा सकता है, जिसको खरीदा बेचा जा सके, उस तरह का सॉफ्टवेयर को रिटेल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बहुत सारा फ्री सॉफ्टवेयर है, अब बहुत सारा गेम वगैरह यूट्यूब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल में आप गेम वगैरह डाउनलोड कर लेते हो फ्री में, लेकिन कुछ कुछ गेम के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो वही होता है रिटेल सॉफ्टवेयर, मतलब जो आप खरीदने के लिए तैयार है, बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जैसे टैली हो गया, MS विंडो हो गया। सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल, अब आप देखो, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हो, जैसे एंटीवायरस खरीदते हो, तो उसको कैसे चलाना है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, तो पूरा एक डॉक्यूमेंट, एक पूरा किताब देता है, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है। तो उसी बुक को, उसी डॉक्यूमेंट को बोला जाता है सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल, या एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के साथ ही इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब कि कोई हार्डवेयर, आप कैमरा खरीदो, डिजिटल कैमरा, तो उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर लगा रहेगा, तो उस तरह का सॉफ्टवेयर को बोला जाता है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद मेरा जैसे कैमरा के साथ में फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, आप कैमरा खरीदो, उसके साथ ही फोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर लगा रहता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर से आप समझ सकते हो जो पब्लिक के लिए फ्री है। अब यहाँ पर जो सीन क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फ्री है और यहाँ पब्लिक डोमेन है। फ्री एंड ओपन सोर्स, नो लीगल कॉपीराइट, मतलब ये किसका है किसी को पता नहीं, इसका मालिक कौन है किसी को पता नहीं, ठीक है। तो ये पूरा ओपन सोर्स रहता है, मालिक अगर पता भी है तो उसका कॉपीराइट नहीं है, मतलब कानूनी अधिकार उसका नहीं रहता है। आप इस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी कर सकते हो, उसका कोड बदलो, जो करना करो, ठीक है। तो उस तरह का सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जैसे लिनक्स का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपको फ्री रहता है, लेकिन कुछ दिन के लिए फ्री रहता है, जैसे बाहर 10 दिन के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उस तरह का सॉफ्टवेयर को बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ दिन, जैसे कंपनी क्या करता है ना कि 10 दिन के लिए फ्री देता है कि ठीक है यूज करके देखो, बढ़िया लगा तो खरीदना, ठीक है। उसके बाद फ्री वेयर सॉफ्टवेयर, तो ये मार्केट में फ्री रहता है, लेकिन ये मालिक के नाम पे कॉपीराइट है, इसका मतलब इस सॉफ्टवेयर पे मालिकाना हक है, लीगल कानूनी हक है। आप इसका कोड को चेंज नहीं कर सकते, आप इसको बेच नहीं सकते। जैसे जैसे आप देखोगे, आप मोबाइल में यूज करते हो, बहुत सारा डाउनलोड कर लेते हो गेम वगैरह का सॉफ्टवेयर, तो आप उसको डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं, आप उसको बेच नहीं सकते, उसका कोड में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर कहलाता है। और पब्लिक डोमेन मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो फ्री है, आप उसका कोडिंग चेंज करो, कुछ भी करो, उसका मालिकाना हक, कानूनी हक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीवेयर में उसका कानूनी हक होता है। डेमो सॉफ्टवेयर, तो डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे बाय द वे कि हमें मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो मैं उसका एक डेमो सॉफ्टवेयर देता हूँ कि ठीक है देखो ये सॉफ्टवेयर यूज करके देखो, ये डेमो है। जैसे आप बाय द वे कि IAS की कोचिंग लेना है मुझे, ठीक है, तो मैं 10 दिन का डेमो क्लास दूंगा, मतलब फ्री में पढ़ के देखो कैसा है, एक बार आपको अच्छा लगे तो फिर पैसा देना। तो वही होता है डेमो सॉफ्टवेयर, आप फ्री में यूज करके देखो कुछ दिन डेमो के रूप में, और अच्छा लगे तो फिर आपको पैसा देना होगा। ग्रुपवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर ग्रुप में लोग आपस में मिलते जुलते बात करते हैं, जैसे ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्रुपवेयर क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ऑनलाइन चैट, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक में ऑनलाइन चैट होता है ना, वो ईमेल के थ्रू हम लोग चैट कर सकते हैं। वॉइस मेल मतलब वॉइस मेल में हम लोग कुछ बोल के बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे फर्मवेयर, अब देखो फर्मवेयर क्या होता है, कोई भी हार्डवेयर बन रहा है उसी के अंदर उसके रोम में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लगा के भेजना। जैसे आप रिमोट कंट्रोल, क्या रिमोट है उसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है, या वॉशिंग मशीन है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। वैसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी मशीन या डिवाइस में परमानेंटली स्टोर किया जाता है, या एक प्रकार से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, इसमें हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, दोनों को मिला के हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। डिवाइस को बनाते समय सॉफ्टवेयर उसके रोम में डाल दिया जाता है, ठीक है, जैसे रिमोट कंट्रोल। अब है टेस्टिंग, टेस्टिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, तो उसको टेस्ट किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फेसबुक में आप पहला पेज पे जाओगे तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको लिखना होगा, तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो। तो वो उसका जो कोड लिखा, अब उसको टेस्टर लोग क्या करता है कि उस
उसको यूआई को चेक करता है कि ये सही है कि नहीं। कैसे चेक करेगा? एक बार क्या करेगा कि ब्लैंक छोड़ देगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखेगा यूजर नेम में, और इंटर मार के देखेगा कि क्या इंटर कर पा रहा है कि नहीं, पासवर्ड में कुछ भी ब्लैंक छोड़ के इंटर कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वो सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसको टेस्ट करता है, हर एक पहलू पे टेस्ट करता है कि सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे कि फॉरगॉट पासवर्ड बटन दबाते हैं तो वो नेक्स्ट पेज की ओर जाता है कि नहीं। मेरा यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद क्लिक डालते हैं तो फेसबुक का होम पेज खुलता है कि नहीं। ये सब पूरा टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कोडिंग लिख रहा है प्रोग्रामर डेवलपर वो भी इंसान है, तो उससे गलती हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी कंपनी होता है तो वहां पर डेवलपर और टेस्टर दोनों होता है। ठीक है, एक टेस्टर का 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख भी सैलरी होता है। इसका मेन काम वही है कि जो डेवलपर डेवलपमेंट किया सॉफ्टवेयर को, तो वो उसको टेस्ट करेगा कि सॉफ्टवेयर सही है कि उसमें कोई गलती है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई गलती है, कोई एरर है, उसको बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के भाषा में सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर है तो उसको बग कहा जाता है। ठीक है, और अगर वो बग को आप सही कर लो, जैसे आप डेवलपर को बताओगे कि हाँ जब लॉगिन कर रहे हो तो ये होम पेज में नहीं जा रहा है, तो ये एक एरर है। तो अब मैं डेवलपर को ये बात बता दिया, रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब डेवलपर उस एरर को सुधार लेगा, उसी को बोलते हैं डिबग करना। ठीक है, तो ये होता है बगिंग और डिबगिंग। पैच क्या होता है? पैच क्या होता है कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस एरर को, उस बग को खत्म किया जाता है, उसी को पैच कहा जाता है। एरर को छोटे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है। अब ये कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट इसको मान लो, या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर इसको मान लो, उसको कर्नल कहते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल या सेंट्रल कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कर्नल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट जो हमारा है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता क्या है। तो जब कोई भी कंपनी जब रोम बनाती है तो रोम के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर डाल देती है, बायोस का सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये परमानेंट रहता है, ये कभी जिंदगी भर कभी बदलता नहीं। और जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर चलता है वो बायोस चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर वो बायोस चलता है। बायोस करता क्या है? ठीक है, ये सबसे पहले जैसे रीस्टार्ट हुआ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को आप स्टार्ट किए, बायोस चलने लगेगा। अब बायोस एक एक करके सब कुछ को चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही है कि नहीं है, हार्डवेयर आपका सही है कि नहीं है, कहीं कुछ हार्डवेयर में गलती है, अगर गलती है तो एरर बता देगा। ठीक है, और जब पूरा अच्छे से वो चलेगा, पूरा सब कुछ चेक कर लेगा, तो वो आपका कंप्यूटर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में 2 या 3 मिनट लगता है, तो पूरा बायोस कमांड चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर बायोस के अंदर ही एक पोस्ट कमांड होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये कोल्ड बूटिंग का पार्ट है, आपसे एग्जाम में पूछा था। वो क्या है कोल्ड बूटिंग में, मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये समझ लो कि पोस्ट कमांड क्या करता है। पोस्ट कमांड मेनली हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव लगा हुआ तो पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो, इसको चेक करता है ये सही है कि नहीं है। एक बार का मैं आपको घटना बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको लिंकअप कर पाओगे। मेरा लैपटॉप में क्या हुआ था कि हार्ड डिस्क क्रैश कर गया था। ठीक है, अब जब मैं ओपन कर रहा था तो बायोस कमांड जैसे चला, पोस्ट कमांड उसके बाद चलता है, तो मेरा वहाँ लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है, और लिख दे रहा है कि हार्ड डिस्क के बगल में, ठीक है, हार्ड डिस्क के बगल में ऐसा पीला रंग का आ गया था ऐसा। ठीक है, तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया था कि भाई ये हो क्या रहा है। तो फिर से मैं क्या किया, कंप्यूटर ऑफ किया, फिर से ऑन किया, तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ इंस्टॉल, और हार्ड डिस्क के बगल में ऐसा लिख दिया, कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैं यूट्यूब पे इसको सर्च किया कि क्या है, तो वो पता चला कि जो बायोस कमांड रन किया उसके बाद जो पोस्ट कमांड रन किया, तो पोस्ट कमांड ये बता रहा है कि आपका हार्ड डिस्क को कंप्यूटर रीड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हार्ड डिस्क आपका खराब हो गया है या हार्ड डिस्क कुछ गड़बड़ है। तो मैं अपना लैपटॉप को फिर पीछे से पेचकस से खोला, हार्ड डिस्क निकाला, ठीक है, और जो अपने तरफ से जितना कोशिश करना था कर लिया, लेकिन फाइनली फिर बाद में पता चला कि हार्ड डिस्क क्रैश हो गया था। ठीक है, उसमें मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था, तो फिर मैं दुकान पे गया था बैकअप करवाने के लिए हार्ड डिस्क को, तो वहाँ पर मुझे समथिंग 2-3 हज़ार रुपये मांग रहे थे वहाँ बैकअप सॉफ्टवेयर के लिए। तो मेरे पास कुछ डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं बैकअप नहीं करवाया। अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता तो मुझे बैकअप करवाना पड़ता। ठीक है, तो फिर हमने हार्ड डिस्क खरीदा था। ठीक है, उसके हार्ड डिस्क के बदले, ठीक है, 500 GB का नया हार्ड डिस्क मुझे खरीदना पड़ गया था।
चलो, तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब होता है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो बायोस कमांड चलता है उसके बाद कंप्यूटर में बूटिंग शुरू होने लगता है। बूटिंग मतलब ये एक एक करके ये भी पूरा चेक करेगा, ठीक है। बूटिंग का मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में रहता है। जैसे कंप्यूटर ऑन होगा तो आपका, देखो, कोई भी प्रोसेस होता है उस रैम से होता है। हर कुछ रैम में चला जाता है, फिर रैम से ही प्रोसेस होता है। प्रोसेसर कहाँ पर होता है? रैम के बगल में प्रोसेसर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है, तो यही प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। इसमें थोड़ा समय लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हार्ड डिस्क में था, वो अब चला गया रैम में, तो ये प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग, ठीक है। अब बूटिंग दो तरह का होता है, कोल्ड बूट होता है, एक वार्म बूट होता है। अब कोल्ड बूट क्या है? कंप्यूटर आपका बंद था, एकदम आप फ्रेश, मतलब कंप्यूटर ठंडा था, आप कंप्यूटर ऑन किए तो एकदम ठंडा था, तो अभी जो बूटिंग होगा उसको बोलेंगे कोल्ड बूट। मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट हो गया, स्टार्ट एकदम फ्रेश से। आप कंप्यूटर चला रहे हो 1 घंटा 2 घंटा चला लिए, आपका कंप्यूटर बार बार हैंग कर रहा है, बार बार हैंग कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाओ तो रीस्टार्ट का बटन आ जाएगा, आप वहां पर क्लिक कर दो तो फिर से पूरा का पूरा कंप्यूटर क्या होगा? स्विच ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा। तो उसी को बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर पहले से गर्म था तो वार्म बूटिंग होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल में भी है, मोबाइल आप स्विच ऑन करके ऑफ करके ऑन कर लो, मोबाइल ऑन करो तो वो कोल्ड बूटिंग होगा, ठीक है। कभी कभी आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, आप क्या करो? मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, फिर से ऑन करो, ठीक है, तो आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। तो वो क्या होता है ना, बूट, जब बूटिंग होता है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वो फिर से अरेंज कर देता है, तो आपका जितना भी सॉफ्टवेयर गड़बड़ हुआ था सब ठीक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मोबाइल हैंग कर रहा है तो स्विच ऑफ करो, ऑन करो, आपका मोबाइल सही हो जाता है। ये बूटिंग के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, सबसे पहला प्रोग्राम कौन चलेगा? बायोस। बायोस के बाद पोस्ट चलता है, ठीक है, और उसके बाद उसी समय चलता है बूटिंग प्रोग्राम। बूटिंग में क्या करेगा कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में था वो चला जाता है रैम में, ठीक है। हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी में था, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। पोस्ट क्या करता है कि जितना भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड माउस, इसको चेक करता है। और बायोस क्या है? सबसे पहला कमांड जो कंप्यूटर में चलता है, इंड टू इंड टेस्ट करेगा। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं, आपका हार्डवेयर सही चल रहा है कि नहीं, पूरा कंप्यूटर आपका सही है तब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर खुलता है, उसको बोलते हैं बायोस कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप मैं इसको भी एक एग्जांपल से, ये भी मेरे साथ एक घटना घटा हुआ, ठीक है। जैसे हम क्या हुआ था कि ये 2012-13 की बात है, तो हमने वाईफाई का कनेक्शन लगवाया था। उस समय एयरटेल का, उस समय जियो नहीं था, एयरटेल चलता था। तो एयरटेल का कनेक्शन हमने लगवाया, तो वाईफाई मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं इंजीनियर को बुलाया, तो इंजीनियर उस पर चेक किया, सॉफ्टवेयर वगैरह अपना रन किया, तो बोला कि आपका वाईफाई गड़बड़ है कंप्यूटर का, ठीक है। उस समय जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता था, एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता था, और मेरा डुअल, कोर टू डुअल था, जो प्रोसेसर था कोर टू डुअल था, तो शायद इसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो वो बोला आपको लैन कार्ड लगवाना पड़ेगा। तो लैन एक कार्ड होता है जिससे आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं मार्केट से गया, 800 या 900 में लैन कार्ड खरीद कर लाया, फिर इंजीनियर को बुलाया, ठीक है। एयरटेल का सर्विस उस समय बहुत था, बढ़िया था। जब आप इंजीनियर को बुलाओ आधा घंटा में आ जाता था। इंजीनियर आया, हाँ पैसा लेता था लेकिन आ जाता था। वो लैन कार्ड लगाने लगा तो वहाँ लिख दिया कि लैन कार्ड का ड्राइवर मांग रहा है। मतलब अब आप यहाँ से समझो कि मतलब ये कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उस लैन कार्ड को पहचान ही नहीं पा रहा है। अब आपको लैन कार्ड का ड्राइवर, मतलब लैन कार्ड को पहचानने का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को देना पड़ेगा, तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान लेगा कि अच्छा ये लैन कार्ड है। तो फिर जो आपको लैन कार्ड का ड्राइवर था वो डाला, तब जाके लैन कार्ड को पहचाना था। तो अभी का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसमें कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये सब का ऑलरेडी ड्राइवर डाला रहता है। अगर ड्राइवर नहीं डाला रहेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड को पहचानेगा ही नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माउस को पहचानेगा ही नहीं, ठीक है, किसी को नहीं पहचानेगा। तो उसके लिए उसका ड्राइवर डालना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में कि बाय द वे कि आप कुछ भी नया चीज़ लगाओगे, कुछ नया, जैसे पेन ड्राइव आज के डेट में आप लगाते हो तो आसानी से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी उस पेन ड्राइव का ड्राइवर डाला हुआ है। मतलब उस हार्डवेयर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानेगा, कैसे पहचानेगा? उसका ड्राइवर से। ड्राइवर एक तरह का उस हार्डवेयर का अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को पहचानता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को नहीं पहचानता, तार को नहीं पहचानता है, वो कीबोर्ड का ड्राइवर को पहचानता है ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है, ड्राइवर क्या है, यहाँ कीबोर्ड है, यहाँ ड्राइवर, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड का ड्राइवर को पहचानेगा, उसके थ्रू कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप कीबोर्ड आसानी से चलाते हो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड का ड्राइवर को पहचान रहा है। तो ड्राइवर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। किसी भी हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमको ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होता है। अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसमें ऑलरेडी ड्राइवर पहले से इंस्टॉल रहता है। अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ना आपका कीबोर्ड को पहचानेगा, ना माउस को पहचानेगा, ना बाहर में जो डीजे वगैरह लगाते हैं उसको भी नहीं पहचान पाएगा। तो सबका ड्राइवर ऑलरेडी लगा रहता है अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्लग एंड प्ले, तो प्लग एंड प्ले क्या है कि वही जो हमने आपको बताया, अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर लगा है। तो आप जैसे ही किसी को भी कनेक्ट करते हो, जैसे पेन ड्राइव लगाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान लेता है। जैसे आप मोबाइल कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान लेता है। जैसे आप तुरंत प्लग करो और काम करने लगो, आपको ड्राइवर का जरूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, आपको बूफर बजाना है तो आप बूफर कनेक्ट करो, वो पहचान लेगा क्योंकि सबका ड्राइवर डला हुआ है पहले से ही। अब ये होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कंप्यूटर कैसा दिख रहा है, उसको यूजर इंटरफेस होता है। ये दो तरह का होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन जिसमें कमांड सिर्फ चलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब रंग बिरंगा फोटो वगैरह सब कुछ लिखा हुआ दिखता है, आइकन दिखता है। कमांड का आइकन दिखेगा, जैसे आपको कॉपी करना तो कॉपी का लिखा रहेगा, पेस्ट करना तो पेस्ट लिखा रहेगा। ये यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली मतलब आपको चलाने में मजा आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। कमांड आसानी से समझा जा सकता है यूजर फ्रेंडली में। जैसे यहाँ पे कमांड लाइन में कॉपी आपको कमांड चलाना पड़ता है, यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ तो आसानी से आप समझ सकते हो। अब GIF बीच बीच में देखते होंगे कि आप मोबाइल से किसी को मैसेज कर रहे हो तो एक अंगूठा का निशानी दे दिए कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए, बेस्ट ऑफ लक के लिए कुछ निशानी दे दिए, गोल, ठीक है, हंसता हुआ चेहरा आप दे दिए, तो उसी को बोलते हैं GIF। कभी देखते होंगे कि कार्टून के लिए, ठीक है, या कोई भी हीरो हीरोइन का कार्टून बन जाता है, कार्टून बन के आ रहा है, GIF बहुत यूज होता है मोबाइल में, व्हाट्सएप में। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये फुल फॉर्म पूछा है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाए हो, ठीक है, अब जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, फेसबुक ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो हम कल के डेट में क्लेम कर देंगे कि फेसबुक मेरा सॉफ्टवेयर है, करोड़ों अरबों का कमाई वो मेरा हो रहा है, तो इसीलिए उसका लाइसेंस होता है। ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उस पर लाइसेंस मतलब कानूनी अधिकार मेरा हो गया। अब उस सॉफ्टवेयर को हम बेचेंगे, हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। वो पायरेसी मतलब उसका चोरी, अगर कोई सॉफ्टवेयर का चोरी हो जाता है उसको पायरेसी बोलते हैं। जैसे जनरली हम लोग अपने इंजीनियरिंग में ये पायरेसी बहुत करते थे, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का जो भी ये रहता था, जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, उसको खरीदना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि लैपटॉप में पायरेसी वाला यूज़ कर लेते थे, ठीक है। बहुत सारा दोस्त लोग के पास पायरेसी वाला रहता था तो फ्री में यूज़ करते थे, तो ये होता है पायरेसी वाला, ठीक है। अब इंस्टॉल मतलब क्या होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज से कोई भी डाटा या फाइल को आप हार्ड डिस्क में लेके आओगे तो उसी को इंस्टॉल बोलते हैं। जैसे बाय द एग्जांपल, पेन ड्राइव में मेरे पास 10 फाइल है, मैं पेन ड्राइव से उसको हार्ड डिस्क में ले जाके डी ड्राइव में पेस्ट कर दिया, तो वो मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आप जिसे डाउनलोड करते हो, गूगल से डाउनलोड किए, तो डाउनलोड करने के बाद वो डाउनलोड में चला जाएगा, डाउनलोड फाइल में जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल करोगे तो डी ड्राइव, सी ड्राइव में चला जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है तो ऑटोमेटिक सी ड्राइव में चला जाता है, तो वो होता है इंस्टॉल। मोबाइल में भी आप इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर। अनइंस्टॉल मतलब सॉफ्टवेयर को हटा दो, तो उसी को अनइंस्टॉल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लैपटॉप से दिखाना चाहता हूँ। चलिए, हमने आपको बताया था कि जैसे मैं अल्ट कंट्रोल और डिलीट एक साथ दबाता हूँ, ठीक है, अल्ट कंट्रोल और डिलीट, तो देखो ये ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया? लॉक, सन आउट, चेंज अ पासवर्ड, टास्क मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये दबा दूंगा रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट मैं दबा दूंगा, ये मेरा लैपटॉप ऑलरेडी ऑन था, तो जैसे मैं रीस्टार्ट दबाऊंगा ये वार्म बूटिंग ले लेगा, फिर से पूरा का पूरा सिस्टम बूट कर देगा, ठीक है। जैसे लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहला जो ऑपरेशन चलता है, सॉफ्टवेयर चलता है, उसको बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब वो बताता है मेरा मेनली कि जो इनपुट सिस्टम है, आउटपुट सिस्टम है, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कमांड चलता है, पोस्ट में वो पूरा हार्डवेयर को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद बूटिंग चलता है, बूटिंग का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है।
प्लग एंड प्ले। अब यूज़र इंटरफेस में आपको जो बताया था, ये वाला जो है, ये मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर आप देखो गूगल के लिए सिंबल बना हुआ है, मैं राइट कर रहा हूँ व्यू का सिंबल आ रहा है, शॉर्ट का सिंबल आ रहा है। मैं बाय द वे कि व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लार्ज आइकन करता हूँ व्यू में, मैं सब कुछ मुझे दिख रहा है, ये लार्ज आइकन हो गया, ठीक है। अब मैं व्यू में फिर से इसको शॉर्ट कर देता हूँ, स्मॉल आइकन हो गया। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे खोलता हूँ, देखो कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे खोलता हूँ तो GUI ये जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। इसमें आपको कुछ कुछ कमांड लिखना होता है, ठीक है। आपको कुछ भी कमांड लिखना होगा तो फिर आप ऐसे करके कमांड लिख सकते हो, कुछ भी होगा कमांड के थ्रू होगा, ठीक है। अब GIF क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये होता है GIF, आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है थोड़ा सा सेकंड के लिए, इसी को GIF बोला जाता है, ठीक है। चलो अब जैसे कंप्यूटर में, ठीक है, अब इसमें मैं कंप्यूटर में आपको कुछ कुछ और भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, कभी भी बाय द वे कि आप जाओगे, ठीक है, कभी भी अगर आप कोई दुकान जाते हो जहाँ पर अपना जीमेल वगैरह खोलते हो, तो हमेशा यहाँ पर आप जाना, यहाँ पर जाना, यहाँ पर एक होता है इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो विंडो जो होता है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ, यहाँ पर आप खोलना। तो अब ये जो है ना, ये गूगल आपका खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जीमेल खोलते हो तो इसका सबसे बढ़िया ये रहता है ना कि जैसे आप यहाँ पर कुछ भी आप खोलते हो, जीमेल वगैरह कुछ भी, तो कुकीज़ नहीं रहता है। अब कुकीज़ किसको कहते हैं, ठीक है। आप मतलब कि आपका हिस्ट्री में कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे बाय द वे, जैसे ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैं हिस्ट्री में चला गया, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री में क्या क्या है वो सब दिख रहा है। अभी मैं GIF खोला था, इनबॉक्स खोला था, गूगल मीट खोला था, ये सब पूरा हिस्ट्री दिख गया। लेकिन अगर मैं बाय द वे कि अगर इनकॉग्निटो विंडो पे अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हिस्ट्री नहीं दिखता है। देखो हिस्ट्री का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी करो, 1 दिन तक पूरा लैपटॉप चलाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या चलाया था, कुछ भी नहीं खुलेगा, आपका कुछ हिस्ट्री इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसे जीमेल खोलते हो, बाय द वे कि हमने यहाँ पर अपना जीमेल खोल दिया, ठीक है, जीमेल खोला। अगर आप कोई कैफ़े वगैरह जाते हो, वहाँ पर जीमेल खोलते हो तो हमेशा इनकॉग्निटो पे खोलो। तो जैसे आप शट डाउन करोगे तो वो कैफ़े वाला आपका जीमेल फिर से नहीं खोल पाएगा, ठीक है। वो कितना भी बड़ा डेवलपर हो नहीं खोल पाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया ये। चलो नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर एक बटन होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जैसे बाय द वे कि मैं क्या कर लेता हूँ कि एक हमने ये खोला, एक और पेज हमने ये खोल लिया मोजिला में, ठीक है। एक हमने वर्ड में भी खोल लिया, ठीक है। बाय द वे हमने वर्ड में एक पेज खोला है। चलो 2-3 मेरा ये टास्क हो रहा है, ठीक है। वर्ड हमने खोले, गूगल खोल दिया। अब वर्ड से आना, जैसे मैं अल्ट और टैब दबाता हूँ, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अल्ट, यहाँ पे अल्ट है और यहाँ पर टैब है। अगर मैं एक साथ अल्ट और टैब दबाता हूँ तो दूसरा में चला जाएगा, फिर से मैं अल्ट और टैब दबाऊंगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, 2 स्क्रीन आपस में चेंज करता है। कैसे? अल्ट और टैब दबाने से। ये पिछला एग्जाम में पूछा था। मैं अल्ट और टैब दबाऊंगा, फिर जैसे बाय द वे इससे मुझे काम है, यहाँ से मुझे कुछ डाटा लेना है, और जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है पॉवर्टी, इसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, पॉवर्टी हमने लिख दिया, ठीक है। पॉवर्टी का पूरा डिटेल अब यहाँ से देख देख के मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ दबाऊंगा, यहाँ पर कुछ लिखूंगा, फिर से यहाँ पर जाऊँगा, फिर से देखूंगा, फिर से यहाँ से लिखूंगा। ये चीज़ होता है अल्ट और टैब, ठीक है। तो एक चीज़ हमने आपको बताया आज, इनकॉग्निटो विंडो किसको कहते हैं, अल्ट और टैब कैसे यूज़ होता है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल F। जैसे यहाँ पर है तो आप कंट्रोल F जैसे दबाते हो, आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल और F, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल F दबाया, ठीक है, तो कंट्रोल F जैसे आप दबाते हो तो क्या होता है कि ये खुल जाता है वर्ड के लिए। देखो यहाँ पर आपको कुछ खुल गया यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ से आप कुछ भी चीज़ देख सकते हो, जैसे बाय द आप यहाँ पर ए टाइप किए तो देखो इस पेज में ए कहाँ कहाँ लिखा हुआ वो सब बता देगा। जैसे बाय द आप इमेज टाइप करो यहाँ पर MAGE इमेज, तो इस पेज में 2 जगह इमेज है। तो ये अगर कोई वर्ड आपको ढूंढना है पूरा पेज में, जैसे एग्जाम्पल इसका यूज़ कहाँ है, आपका रोल नंबर एग्जाम में रोल नंबर आया, अब रेलवे का रोल नंबर आया था 50 पेज का 500 पेज में, अब आपका रोल नंबर 500 पेज में एक करके रोल नंबर कैसे आप ढूंढोगे? तब क्या करो, आराम से वो पेज खोल दो, ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं सीधा Ctrl+F दबा दिया। जैसे Ctrl+F दबाया यहाँ पर ये विंडो खुल गया। अब यहाँ पर अपना रोल नंबर डालो, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अगर मैं कुछ भी डाल दिया आर्काइव जैसे W डाल दिया, देखो तो 2 जगह W, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। तो ये होता है Ctrl+F। तो आज हमने आपको प्रैक्टिकल 3 चीज़ बताया है, Ctrl+F, दूसरा Alt+Tab और तीसरा इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है। इनकॉग्निटो विंडो यहाँ से आप जाके ये इनकॉग्निटो विंडो में खोल सकते हो। अब कुकीज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आप हिस्ट्री में गए, ठीक है, तो हिस्ट्री में आपने जो जो काम किया ये आपका इसमें सेव हो गया, इसी को बोलते हैं कुकीज़, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कुकीज़, ठीक है। इसको आपको मिटाना है कि बाय द वे आपने क्या क्या काम किया, आपने किसी और का लैपटॉप में यूज़ किया, अब आप नहीं चाहते कि आप क्या क्या यूज़ किया, आप सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाके देखो यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आप चले जाओ। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुकीज़ एंड अदर साइट दिख रहा है, क्लियर ब्राउज। तो ये कुकीज़ जो होता है, ये कुकीज़ क्या हो जाता है कि जो जो आपने यूज़ किया सबका हिस्ट्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा में जाओ और जैसे मैं क्लियर डाटा करूँगा मेरा टोटल हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो अभी हिस्ट्री में मैं जाता हूँ, देखो, ठीक है। जो अभी मैं थोड़ा सा पहले जो मैं किया था उसका हिस्ट्री पूरा का पूरा, जैसे मैं क्या किया, क्लियर डाटा कर दिया, का पूरा डाटा मेरा क्या हुआ, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुकीज़ होता है कंप्यूटर में। कुकीज़ क्या होता है कि जो भी आपने यूज़ किया है, जो आपका डाटा ऑलरेडी सेव हो गया, उसी को कुकीज़ कहा जाता है कंप्यूटर के भाषा में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो हिस्ट्री में आप जा रहे हो, ये हिस्ट्री में आप जा रहे हो, ये सब जो पुराना दिखा रहा है, मैं 1 घंटा का डिलीट किया था, ये सब इससे पहले खुला, तो ये सब कुकीज़ है मेरा, ठीक है। अगर आप इनकॉग्निटो पे काम करोगे इस पे, तो आपका कुकीज़ जनरेट ही नहीं होगा, हिस्ट्री में कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया था, ठीक है। तो ये है इनकॉग्निटो। तो आशा है कि कुछ आपको समझ आया होगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं।